वेलकम एवरीवन। सो हम इंडियन एक्सप्रेस में 28 मई को आए कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 3 एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आज के हिसाब से जो मुझे आइडेंटिफाई किए। द फर्स्ट वन वाज द क्रिप्टो स्ट्रेटेजी। ये एक आर्टिकल है जो सी राजा मोहन जी ने लिखा है। ये सी राजा मोहन जी इंडिया के इंटरनेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक सीबीएसई के नए सर्कुलर से रिलेटेड एक लैंग्वेज से रिलेटेड स्कूल में एक आर्टिकल आया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू अर्ली मॉनसून से रिलेटेड क्या इश्यूज है सिटीज के लिए, एक बड़ा अच्छा सा एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो इनको तीनों को डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे एनालिसिस आपको समझ में आएंगे और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपको काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ से सीखने के लिए मिलेंगे। So the first article talks about a crypto strategy. The heading is needed a crypto strategy. So यहाँ पर सी राजामंडल जी जो है ये बेसिकली करंट न्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं। जो करंट न्यूज क्या होती है, अभी करंट रूल्स में ये आया है कि बेसिकली पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल लिंक WLFI इसके साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को इम्प्लीमेंट करने में WFI जो है ये वहां पे असिस्ट करेगा। तो अब ये जो एमओयू है ये राजा मोहन जी के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक स्ट्रेंज सा एमओयू है जिसको इंडिया को काफी ध्यान में रखना चाहिए या नजर में रखना चाहिए। रीजन नहीं, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं इससे रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वर्ल्ड के मार्केट में। अभी रिसेंटली यूएस में ट्रम्प के आने के बाद जो चीजें हैं वो काफी बदल गई है क्रिप्टो को लेके। लास्ट ईयर तक क्रिप्टो को लेके इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, कंट्रीज जो है वो उसको डिसरिगार्ड कर रही थी। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ये डोनाल्ड ट्रम्प भी जो है ये बेसिकली पहले क्रिप्टो करेंसी के एडॉप्शन को लेके और डिजिटल करेंसी के कंसेप्ट के अगेंस्ट में थे। लेकिन एवर सिंस ही हैज अज्यूम्ड द सेकंड प्रेसिडेंसी, अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी टर्म लेने के बाद इन्होंने कंसिडरेबल इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। और इस इंटरेस्ट के अंदर में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल करेंसी जो है इसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए प्राइवेट तरीके से और गवर्नमेंट लेवल पे दोनों पे जो है वो काफी ज्यादा इंक्लाइंड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है WFI का जो डेलीगेशन आया था, ये डेलीगेशन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जो है यासीन मुनीर, उन दोनों के साथ मीटिंग करी। और यहाँ पे इन्होंने ये प्लान बनाया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन यूज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, रेयर अर्थ जैसे नेशनल एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए, स्टेबल कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, रेमिटेंस और ट्रेड पर्पस के लिए, और पाकिस्तान को रीजनल क्रिप्टो हब की तरह पोजीशन करने के लिए। अब ये एमओयू कहने के लिए तो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी बोल लीजिए, एक कंपनी जो यहाँ पे ट्रम्प की फैमिली से लिंक है, ये कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल लिंक, उससे रिलेटेड है या उनके बीच का मैटर है। लेकिन इंडिया को इसमें क्यों क्लोज अटेंशन देना चाहिए? रीजन मेन क्योंकि डिजिटल करेंसी जो है ये कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता, और सिंस इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल बैंक, दे हैव अ वेरी पोटेंशियल हाई रिस्क ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग अक्रॉस द बॉर्डर। इसके लिए बहुत ज्यादा मिसयूज होने के चांसेस रहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी जो है डिस्ट्रप्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह अभी वर्ल्ड वाइड देखी जाती है। इनका जो आर्किटेक्चर है, इनका जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है वो डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर पे काम करता है, मीनिंग कि एक कहीं पे भी सिंगल पॉइंट से इसका ओरिजिन नहीं आता। क्रिप्टो करेंसी कोई एक सिंगल पॉइंट से बन के क्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड नहीं होते। क्रिप्टो करेंसी जो है ये मल्टीपल यूजर्स अलग अलग जो बैठे हुए हैं, ये कुछ प्रोसेस होती है जिसको माइनिंग बोलते हैं, उस माइनिंग के थ्रू जनरेट करते हैं और ये वर्ल्ड के मार्केट में, ग्लोबल जो मार्केट है वहां पे उतारते हैं। सो इट हैज अ कंपैरेटिवली अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हेन इट इज जनरेटेड, बट व्हेन इट इज द रीजन या क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इट, सिंस कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी बैठ के उसको मनी के सर्कुलेशन को या क्रिप्टो करेंसी के सर्कुलेशन को रेगुलेट नहीं कर सकती। कोई बीच वाला नोड अगर किसी पर्सन को, या यहाँ पे कोई एक नोड है जो किसी एक टेरर को फंड कर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हम सेंट्रल बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाएंगे या ठहरा पाएंगे। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है अभी यूएस में जो है क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में यूएस अपने आप को डिजिटल एसेट में ग्लोबल लीडर की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ट्रम्प ने पावर में आने के बाद 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करे थे जो अमेरिका की क्रिप्टो स्ट्रेटजी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहला, द फर्स्ट ऑर्डर ही इशूड वाज कि वो एक नेशनल ब्लॉकचेन इनोवेशन स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं या बनाने की
कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर में वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जितने भी अभी तक रेगुलेशंस लगे हुए हैं, उन रेगुलेशन को खत्म किया जाएगा और सेंट्रल बैंक जो अपनी डिजिटल करेंसी प्लान कर रहा है या बनाना चाहता है, उसको डेवलपमेंट को बैन करेगा। इसके साथ साथ में वहाँ पे प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया है यूएस में डिजिटल एसेट मार्केट के लिए, जिसको व्हाइट हाउस के एआई और क्रिप्टो के जो हेड है, क्रिप्टो के जो बेसिकली एक तरह से सारा कामकाज देखते हैं, डेविड साक्स, वो उसको यहाँ पे उसके लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। सेकेंड ऑर्डर जो डोनाल्ड ट्रंप ने इशू किया था वो था स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एंड अ यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक फाइल। इसके अंदर में ट्रंप ने ही हैज अनाउंस्ड कि वो गवर्नमेंट जितने भी क्रिप्टो एसेट उन्होंने उन सीज करे ना, उनको वो और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उनको वो और बड़ा बनाएंगे रिजर्व को। और ये पूरा का पूरा जो रिजर्व है क्रिप्टो करेंसी का, ये डॉलर से बैक्ड रहेगा। मतलब आने वाले टाइम में अगर क्रिप्टो ग्लोबल करेंसी बन जाती है, क्रिप्टो करेंसीज ग्लोबल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में एक्सेप्ट हो जाती हैं, सो दे विल हैव द बैकिंग ऑफ द डॉलर एंड दैट मींस दैट यूएस विल स्टिल डोमिनेट द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि डॉलर की सिक्योरिटी पे ही ये पूरा सिस्टम काम करेगा। तो इन चीजों को देखते हुए यूएस की जितनी भी पूरे को पूरा उसने अपना एक फ्रेमवर्क बनाने की जो कोशिश कर रहा है, इन्होंने जो अपॉइंटमेंट भी करी है, जैसे इलोन मस्क और साक्स जो है, जो हमने ऊपर नाम पढ़ा है यहाँ पे, दैट इज डेविड साक्स। ये इलोन मस्क और डेविड साक्स को जो और ज्यादा इन्होंने अपॉइंटमेंट दी है या इंपॉर्टेंस दी है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है या यूएस जो है अब क्रिप्टो को प्रमोट करने के फेवर में है। इसी का रिजल्ट है कि बिटकॉइन जो है मार्च 2025 में जिसकी वैल्यू $74,000 थी, वो अब $110,000 से भी ऊपर पहुंच गई है, इसकी डिमांड को देखते हुए या इसके प्रोजेक्शन को देखते हुए। ट्रंप ने अपना खुद का भी एक मीम कॉइन लॉन्च करा है, दैट इज डॉलर ट्रंप, जो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकता है। ये शो करता है कि ट्रंप के खुद के भी पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इनकी जो एजेंसी, इनकी जो लिंक्ड एजेंसी है इनकी फैमिली की, दैट इज WLFI, ये कई कंट्रीज में रीच कर रही है, पाकिस्तान इंक्लूडेड है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेनी कंट्रीज जिनको उन्होंने जो है जाके प्रपोज किया और डील करने की कोशिश करी है क्रिप्टो करेंसीज पे। तो 2025 में गवर्नमेंट ने, जैसे पाकिस्तान क्रिप्टो के मामले में पाकिस्तान ने इसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर दिया इस डील को। बड़ा ही स्ट्रेंज सा मामला है, स्ट्रेंज सा मामला इसलिए क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है। तो कहने के लिए ऑन फेस हमको लगता है कि पाकिस्तान ये डील करके भी क्या करेगा, क्रिप्टो करेंसी की डील करके भी क्या करेगा, इफ यू डू नॉट हैव द करेंसी ऑन द करंट फॉर्म, मतलब जो अभी एसेंशियल रिक्वायरमेंटली जो पैसा है वही नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसी जनरेट क्या करेगा और कैसे कर पाएगा। लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहते हैं जैसे 1980 में भी हमने एक बार ये गलती करी थी, जब हमने ये सोचा था कि पाकिस्तान के पास साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं है, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर एक बहुत ही ज्यादा जो भी फ्रॉडुलेंट तरीके से या चीटिंग करके जैसे भी वो न्यूक्लियर वेपन्स ऑक्यूपाई करे, वो 80s में उसने न्यूक्लियर वेपन का स्टेटस या न्यूक्लियर वेपन कंट्री का स्टेटस गेन कर लिया था। तो यहाँ पे जब पाकिस्तान की जो मूव्स है क्रिप्टो करेंसी की डायरेक्शन में ये जो ले रहा है, और वहीं पे हमको ये भी दिख रहा है कि यूएस जो है अभी ट्रम्प के अंदर में सेकंड टर्म में पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है थोड़ा, तो ये कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा साइन नहीं देते, अच्छा सिग्नल नहीं देते। दिस गिव्स अस सम काइंड ऑफ बैड ओमेन कि आगे चल के क्या हमारे साथ कुछ एक दोबारा कुछ गलत होने की चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे 2025 में पाकिस्तान ने एक ब्रिटिश पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है बिलाल बिन साकिब, उसके अंदर में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाया है, जिनका मेन काम रहेगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। पाकिस्तान में करेंटली 25 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं और एक $2 बिलियन का यहाँ पे मार्केट पाकिस्तान में अभी करेंटली एग्जिस्ट करता है इसको लेके। इन सारी चीजों को देखा जाए तो हमको ये लगता है जैसे पाकिस्तान का एक दूसरा स्टेप भी उन्होंने लिया है। पाकिस्तान यूएस में अपना जो टेक डायस्पोरा है, टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर्स का जो डायस्पोरा है, उसको भी इनवाइट कर रहा है। इस साल पाकिस्तान ने अपना पहला खुद का प्रवासी भारतीय दिवस टाइप का एक दिवस मनाया है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने जितने भी डायस्पोरा रहते हैं उनको इनवाइट करके एक फंक्शन करके उनको काफ़ी चीज़ें समझाई, बताई कि हमको पाकिस्तान को कहाँ ले जाना है, और उस तरह की बातें उन्होंने करी जो ऑलरेडी इंडिया 10 साल 15 साल से करता आया है।
लेकिन ये कहीं न कहीं हमको ये शो कर रहा है कि क्रिप्टो के आने वाले टाइम में इस पूरे डिस्कशन का या पूरी जो न्यूज़ आर्टिकल के जो फैक्ट हमने देखे, वो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो का मार्केट एक नई डायरेक्शन में जियोपॉलिटिक्स को ओपन कर सकता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अभी क्रिप्टो मार्केट को लेके कोई भी बात नहीं चल रही है या क्रिप्टो को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं चल रहा है। देयर इज़ अ साइलेंस और अ डीप गैप व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। हमारे यहाँ इंडिया में 100 मिलियन एस्टिमेटेड क्रिप्टो यूजर्स हैं जिनका साइज मार्केट का साइज $7 बिलियन है। और इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज के लिए गवर्नमेंट को एक तरह से वार्न किया था कि आप जो कर रहे हो ये बहुत ही गलत काम कर रहे हो। गवर्नमेंट को ये बोला था, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को पैराडॉक्सिकल पॉलिसी बोला था। पैराडॉक्सिकल पॉलिसी मतलब जिसमें आप एक पॉलिसी ऐसी बनाई है जिसमें आप एक चीज को उससे रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो और रिकॉग्नाइज नहीं भी कर रहे हो। तो क्रिप्टो के केस में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चलती है? क्रिप्टो के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की खरीदा बेची से कुछ गेन करते हो या वेल्थ जनरेट करते हो, तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर आर नो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। अगर कोई फ्रॉड करता है क्रिप्टो की फील्ड में, अगर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, स्कैम करता है, तो इससे रिलेटेड अभी कोई भी पॉलिसी नहीं है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरा लगा था, जिसपे उन्होंने सेंटर को ये बोला था कि आप एक ऐसी पॉलिसी, अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाइए, अदरवाइज ये आगे चल के इंडिया की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पॉलिटी, इन सबको जो है बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। सो द फाइनल कंक्लूजन इज, दिल्ली जो है, इंडिया जो है, इसको पाकिस्तान के नए डिजिटल पाइवट की तरफ अब थोड़ा ध्यान देना शुरू करना चाहिए। और ट्रंप के प्लान को, ये जो ट्रंप ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को अपने हिसाब से सेकंड तरीके से सेकंड टाइम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिप्टो और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज करके, उसके चैलेंज को रिकॉग्नाइज करके कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। So this is a very good article. The second good article is related to wrong lesson plan. यहाँ पे एक इशू क्या है, सीबीएसई ने अब रिसेंटली एक सर्कुलर इशू करा है जिसके अंदर में उन्होंने स्कूल्स को ये बोला है कि आप स्टूडेंट्स की मदर टंग को मैप करिए। और ये जो गर्मियों की छुट्टियां अभी खत्म होने वाली है, ये जो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो आप उस कोशिश करिए कि बाय द एंड ऑफ द समर ब्रेक आप अर्ली ग्रेड जो जो बच्चे, मतलब जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है हमारा 3 to 6 ईयर्स की एज में, 8 ईयर्स तक की एज में, उसके लिए आप प्राइमरी स्कूल के मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करने के प्रोविजंस बनाइए। अब द पॉइंट इज, यहाँ पे जैसे इंडिया की एजुकेशन की अभी अर्जेंट नीड क्या है, ये सीबीएसई का जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर कहाँ प्रॉब्लमेटिक है, क्या इशू है, ये सारी चीजें ये आर्टिकल डिस्कस करने की कोशिश करता है कि सीबीएसई का ये जो सर्कुलर है जिसमें वो स्कूल्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जो एजुकेशन है वो एजुकेशन अभी बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उनकी मदर टंग में प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। ये कई जगह पे प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक रीजन क्यों है, क्या रीजन है? जैसे इंडिया की एजुकेशन की अभी अर्जेंट नीड क्या है, अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया की अर्जेंट नीड है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम फ्यूचर रेडी स्किल्स, जैसे आपको पता है इकोनॉमी पूरी पूरी चेंज हो रही है, ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग जो है वो अब चेंज हो रहा है। अब जो है बेसिकली फ्यूचर रेडी स्किल्स में वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीएफएक्स एनिमेशन, 3D मैपिंग, ड्रोन ऑपरेशन, देन उसके बाद एआई, कोडिंग, ब्लॉकचेन, ये सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये फ्यूचर रेडी स्किल है। ये आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को जरूरत पड़ेगी, नहीं तो उनको जॉब लेना या कैच करना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी स्किल्स देना, लर्निंग आउटकम इंप्रूव करना कि हमारे आउटपुट बच्चे सीखे ज्यादा, पढ़े कम, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है इनको इम्प्रूव करना, बच्चे रीजनिंग करें, क्वेश्चनिंग करें, समझें, रूट लर्निंग से बाहर निकलें, और क्लासरूम में एआई को अडॉप्ट करना ज्यादा से ज्यादा, ये अभी अर्जेंट नीड है। और हमारा स्कूल जो है, हमारा जो स्कूल सिस्टम है एग्जिस्टिंग, ये अभी इन चीजों के लिए, इन चीजों को अडॉप्ट करने में काफी पीछे चल रहा है। तो सीबीएसई का ये जो सर्कुलर है जिसमें ये स्कूल को मैप करने के लिए बोल रहे हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से मदर टंग बोलने वाले बच्चे हैं और आप उनको कैसे मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ये अभी प्रायोरिटी बेसिस पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। मतलब दिस इज नॉट समथिंग सीबीएसई शुड बी वर्किंग अराउंड राइट नाउ, क्योंकि इसके अलग कुछ चैलेंजेस हैं। क्योंकि ये रिसोर्सेज, स्कूल के जो रिसोर्सेज है जिनका अभी जो मेन फोकस जाना चाहिए वो इन जगह पे जाना चाहिए, ये इन जगह से निकाल के ऐसी जगह पे ले जा रहा है जो अभी जरूरी नहीं है। जैसे दिस इज नॉट रॉन्ग, जैसे
जो सेकंड पैराग्राफ है वो बहुत अच्छी बात बोलता है कि ये बात गलत नहीं है कि प्राइमरी एजुकेशन देने से, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में देने से जो है कुछ नुकसान होता है। कई इंटरनेशनल मॉडल्स हैं जैसे इथियोपिया, फिलीपींस और इंडिया में भी उड़ीसा ने सक्सेसफुली 2006 में मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पायलट प्रोग्राम चलाए हैं, जिससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला है। मदर टंग में ही उनको एजुकेशन मिलने से उनके जो लर्निंग आउटकम है वो काफी इंप्रूव हुए हैं। लेकिन ये चीजें कहाँ काम करती हैं? ये आर्टिकल बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करता है कि ये चीजें वहां काम करते हैं जहाँ पे सोसाइटी लिंग्विस्टिकली होमोजीनस हो। मतलब एक ऐसे रीजन में कोई स्कूल हो जहाँ पे सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही मदर टंग बोलते हैं, इट इज फाइन, वहां पे दिस इज गोइंग टू वर्क। लेकिन हम अगर वहां की बात करें जो शहर और टाउन्स है, तो शहरों और टाउन में एक स्कूल में अदर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। आपको पता होगा सिटीज में लोग माइग्रेट कर करके आते हैं, एंड देर आर मेनी चिल्ड्रन हु फॉलो मल्टीपल लैंग्वेजेस इन देयर मल्टीपल मल्टीलिंग्विस्टिक टोन। तो वहां पे ये वाला जो सर्कुलर है जिसमें वो स्कूल्स को फोकस कर रहे हैं कि आप मदर टंग के अरेंजमेंट करिए, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि वहां पे क्लास में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी लैंग्वेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो एक क्लासरूम या एक स्कूल जो है ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को कैसे मैनेज करेगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, किस लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज करेगा ट्रेन करने में, किस लैंग्वेज में मतलब किस मदर टंग लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देगा दूसरी लैंग्वेज के ऊपर। तीसरा, आप ट्रेन्ड पर्सनल कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, और बहुत सारे टीचर भी लाने पड़ेंगे। जैसे एक क्लास में 5 मदर टंग बोलने वाले बच्चे हैं तो आपको तो यहाँ पे 5 टीचर रखने पड़ेंगे ना, तो ये स्कूल के रिसोर्सेस के ऊपर कितना बर्डन कॉज करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, कंफ्यूज और अनइवन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे फेस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में क्लासरूम जो है वो रिसोर्सेज की शॉर्टेज भी फेस करेगा। तो यहाँ पे एक नेशनल कन्वर्सेशन साइडलाइन होने लगा है। ये जो लैंग्वेज के वॉर चलने लगे हैं ना, स्कूल में कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए, मदर टंग क्या होना चाहिए, किस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ये हमारा जो एक मेन डिस्कशन है ना, जो अभी नीड ऑफ द टाइम है, सबसे मेन प्रायोरिटी पे इम्प्लीमेंट करना, उसको साइडलाइन कर रहा है। जैसे पूरा वर्ल्ड जो है अभी एक रेस में लगा है टीचिंग में एआई को इंटीग्रेट करने में, डिजिटल लिटरेसी को एनहेंस करने में, प्रमोट करने में, और स्टूडेंट्स को ऐसी जॉब्स के लिए प्रिपेयर करने में जो एग्जिस्टेंस में नहीं है अभी, लेकिन आने वाले 20 साल बाद वही जॉब्स चलेंगी, और ट्रेडिशनल जॉब्स जो अभी चलती हैं वो नहीं चलेंगी। तो इस केस में इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स में दब जाएगा, हम बाकी की कंट्री से पीछे छूट जाएंगे। जैसे चाइना जो है, यूएस जो है, ये यूरोपियन कंट्रीज जो है, ये सारे अपने स्कूल में बहुत फास्ट स्पीड से एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज की पॉलिटिक्स में उलझे रहेंगे तो उस केस में हम इन चीजों को कब ध्यान देंगे जो चीज हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है। चाहे आप उसको अच्छा माने चाहे बुरा माने, इंग्लिश जो है एक बहुत लैंग्वेज ऑफ एस्पिरेशन है, ग्लोबल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, और बिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज के लिए इकोनॉमिक मोबिलिटी का काम करती है। आपको पता होगा इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के कारण प्राइवेट ऑफिसेज या प्राइवेट जॉब्स हो गई या कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया या वर्ल्ड वाइड अगर कहीं बच्चे को पढ़ाई करने भी जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ एस्पिरेशन होती है। जैसे आपको पता होगा यूएस ने अभी रिसेंटली इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स जो है वो टफ कर दिए और ज्यादा इमिग्रेंट्स के लिए। जब भी कोई बच्चा जो है वहाँ पे पढ़ाई करने जाता है ना यूएस में, तो उसको इंग्लिश के भी एक टेस्ट क्लियर करना होता है, तो वो उसकी एग्जाम को और ज्यादा टफ कर दिया है। तो उस बैकग्राउंड से जब आप ये देखते हैं कि आप लैंग्वेज की पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, इंग्लिश को साइडलाइन करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मदर टंग में टीचिंग दें, तो वो बुरा नहीं है। लेकिन इंग्लिश को साइडलाइन करना या उसको ज्यादा हवा देना इस बात को कि लैंग्वेज मदर टंग नहीं होनी चाहिए पूरी लर्निंग, ये आगे चल के बच्चों को बहुत इफेक्ट कर सकती है। जैसे इसका एक बहुत प्रॉपर एग्जांपल भी है, वेस्ट बंगाल में 1980s में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने बंगाली मीडियम प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करा था 1980s में, जिससे पूरी जनरेशन जो है वेस्ट बंगाल की उसकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी बहुत कम थी, और उन्होंने आगे चल के बहुत हार्डनेस फेस करी थी, स्पेशली इन व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी चीजें मतलब आगे चल के खुद वेस्ट बंगाल को ये पॉलिसी पलटनी पड़ी थी कि इंग्लिश एजुकेशन को री इंट्रोड्यूस करें। तो इंडिया जैसी कंट्री जो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, वहां पे कोई छोटी सी शिफ्ट भी टीचिंग में जो है बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। इसको हमको बहुत अच्छे से सोच के ही कोई काम करना पड़ेगा। और इसी रिगार्ड में सीबीएसई का ये जो मूव है ये बहुत ही नेगेटिव लाइट में जाता है उसकी इमेज को लेके कि ये बच्चों के लिए इंक्लूसिवली नहीं सोच रहा है। उसके बाद आता है थर्ड आर्टिकल, इन अर्ली मॉनसून। जैसे न्यूज क्या है आपको पता होगा, अभी मुंबई जो है, मुंबई में अभी 75 ईयर्स में सबसे जल्दी मॉनसून आया है। मुंबई में अपने एक्सपेक्टेड अराइवल से 16 डेज पहले मॉनसून आ गया है,
This is the earliest onset of monsoon season in the at least 75 years in Mumbai. तो अब क्या है, ये जो नॉर्मल लाइफ है सिटी की, मुंबई की, जो अपना वेटेस्ट में देख रही है, मतलब सबसे बरस बरस बरसी बरसातीला जिसको बोलेंगे, रेनी सीजन देख रही है, सबसे रेनी में देख रही है अपने पास्ट 107 ईयर्स का, ये लाइफ उसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो अब ये पॉइंट क्या है, जैसे डिस्कस ये क्या करना चाहता है आर्टिकल, जैसे 2005 का जो कैटास्ट्रोफिक फ्लड आया था, आपको याद होगा बॉम्बे में 2005 में एक फ्लड आया था जिसपे एक मूवी भी बनी थी बहुत अच्छी, आप मूवी को देखिएगा, वो सोहा अली खान एंड इमरान हाशमी की काफी अच्छी मूवी थी, जिसमें बॉम्बे के फ्लड से क्या डिजास्टर आया था, कितने लोग इफेक्टेड थे, वो आया था। तो 2005 के कैटास्ट्रोफिक फ्लड आने के बाद से बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने बहुत स्टेप्स लिए हैं कि ये फ्लड जैसी कंडीशन दोबारा यहाँ पे ना बने। जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को और वाइड कर दिया है, पंपिंग स्टेशंस बनाए हैं, तो इससे मॉनसून रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है मुंबईकर्स की, ये कम हो गई है काफी। हालांकि इनका जो एक प्रोजेक्ट है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2005 के बाद, दैट इज ब्रिम्स टोवर्ड प्रोजेक्ट, जो सिटी के ड्रेनेज सिस्टम को ओवरऑल करना चाहता है, जैसे आगे चल के रेनफॉल, थोड़ी ज्यादा रेनफॉल में भी बॉम्बे में इश्यूज ना हो वाटर के। तो जैसे 150 ईयर्स अगो, ये जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है बॉम्बे का, ये 150 साल पहले बनाया गया था, जब 25 रेनफॉल पर आवर को कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन अब रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होने लगी है, इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज आने के बाद से रेनफॉल के एक्सट्रीम्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे इंडिया मुंबई के कई पार्ट्स जहाँ पे मंडे में रेनफॉल जो है ये 170 से 250 तक की रेनफॉल हुई थी। तो ये चल के आगे चल के जो है काफी ज्यादा इशू करने वाला है मुंबई को, अगर टाइमली मैनर में हमने ये पूरा जो पुराना 150 साल पुराना बना हुआ सिस्टम है इसको ओवरऑल नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम और कब बढ़ जाती है, जब नेचुरल वाटर बॉडीज जो है मुंबई की, जैसे उनको और ज्यादा छोटा कर दिया है। जैसे मीठी रिवर है मुंबई की, वो उस पे जमीन रियल एस्टेट वालों ने कब्जा कर दिया है, बिल्डिंग बना ली है, रियल एस्टेट बना लिया है, तो उससे इनकी जो वाटर कुशनिंग कैपेसिटी, जो एक्स्ट्रा बरसात होती थी तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते थे, वो कैपेसिटी और ज्यादा गिर गई है। सिमिलर टाइप की सिचुएशन हमको दूसरे मेट्रोज में भी देखने को मिलता है। जैसे बेंगलोर में भी इस महीने, इस हफ्ते जब रेनफॉल हुई थी, तो वहां पे काफी ज्यादा फ्लड जैसी कंडीशन बन गई थी। दिल्ली, जहां पे मई में नॉर्मल रेंज से इस साल मई में 9, मतलब अराउंड 9 से 10 गुना ज्यादा रेनफॉल हुई है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये 1976 से इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है या रिवॉल्व नहीं किया गया है। तो पॉइंट ये बोल रहा है कि इट्स टाइम कि हम इन चीजों को ध्यान देना शुरू करें, अदरवाइज सिटीज की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ती जाएगी। पर्टिकुलरली वो सिटीज हैं जहाँ पे माइग्रेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और पॉपुलेशन का एक्सपांशन होता जा रहा है। तो एक छोटी सी मिशैप या छोटा सा इग्नोरेंस जो है वो आगे चल के काफी ज्यादा इशू कॉज कर सकता है और सिटीज को ड्रेन कर सकता है। So these were the three main important editorial articles of the day, 28th May 2025। आप इन एडिटोरियल आर्टिकल्स को आप रीड जरूर करिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा, आपको काफी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जिन वर्ड्स को आप कीवर्ड की तरह मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा यहाँ पे कोट भी दिया हुआ है, वर्ल्डली वाइज देयर आर टू मीन्स ऑफ रेफ्यूजी फ्रॉम द मिजरी ऑफ लाइफ, म्यूजिक एंड कैट्स। तो ये तो एक उन्होंने अपनी पर्सनल बात बोली है, एल्बर्ट श्वाइट्जर ने। तो इस वर्ड को आप अपना चाहें तो याद रख सकते हैं, मीन्स में ऐसे में कभी ये काम आ जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, ये टेलीग्राम के चैनल की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू ज्वाइन दैट चैनल इफ यू हैवंट टिल येट, सो दैट हमारे इनसे आपको सारे अपडेट रेगुलर टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।